हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ और इस ड्रामे में हमारे मेन लीड का नाम है लिन यूसन। लिन यूसन इस टाइम पर एक सर्जन है और वो अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी परफॉर्म कर रहा था। 8 घंटे हो गए थे और उसने सक्सेसफुली ट्यूमर रिमूव कर दिया था और ये एक परफेक्ट सर्जरी थी। जब वो सक्सेसफुली बाहर निकलता है तो बहुत खुश नजर आ रहा था। स्पेशली जो खुशी उसे पेशेंट की फैमिली को देखकर मिली थी उसकी तो बात ही कुछ और थी। लिन यूसन इतना अच्छा काम करता था कि उसके सीनियर्स भी उसे देखकर खुश हो रहे थे कि हमें अपने इतने अच्छे जूनियर्स मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली सर्जरी करना और डॉक्टर बनना उसका पैशन था जो उसने अचीव कर लिया था। और फिर उसके बाद उसे एक कॉल आती है जो कि उसके कजन की तरफ से थी और वो उसे कह रहा था क्या मैं तुम्हें एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ब्लाइंड डेट पर चलोगे? लेकिन यूसन कहने लगता है कि मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो कहता है आज नहीं तो कल तुमने लाइफ में सेटल डाउन तो होना है, तो आप अपने दिल के दरवाजे खोल क्यों नहीं देते। और फिर इसी के साथ ही वो लड़की को मेंशन करता है कि वो मिस्टर नी की बेटी है। और मिस्टर नी का नाम सुनते ही लिन यूसन के तो एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। एक्चुअली ये हमारी फीमेल लीड थी जिसका नाम शी गुआंग था और उसे उसने कई दफा देखा था और बस जब देखा था तो उसे दिल ही दे बैठा था। अब इसके बाद तो कोई बात बनती ही नहीं थी, वो तुरंत ही ब्लाइंड डेट के लिए मान जाता है। अब वो बहुत खुशी खुशी दूसरे शहर में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से टक्कर लगती है उसकी गाड़ी को और बस उसके बाद लिन यूसन की गाड़ी का एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें शी गुआंग को दिखाते हैं जो कि इस टाइम पर एक यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि आजकल वो ज्यादातर तो अपने अंकल के ही घर में रहती थी क्योंकि वो नानजिंग में थे और उसकी यूनिवर्सिटी उसके अंकल के घर के काफी क्लोज थी। यहाँ पर उसका एक कजन भी था जो कि बिल्कुल उसके लिटिल ब्रदर की तरह से बिहेव करता था। अब वैसे तो उसने एक ब्लाइंड डेट पर जाना था, लेकिन यहाँ पर शी गुआंग को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। अब उसका कजन कहता है कि आजकल मैंने नई ट्यूशन रखी है और वो लड़का भी, वो नया टीचर तुम्हारे स्कूल से ही है। और वो जैसे ही नए ट्यूटर के लिए दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि वो जुआंग शू था। जुआंग शू जिस पर यूनिवर्सिटी लाइफ में उसका क्रश रहा था, उसके बिजनेस स्कूल का टॉप स्टूडेंट। अब इसी तरह से 1 साल तो गुजर ही चुका था और इस साल उसने ग्रेजुएट कर जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ। शी गुआंग अपने होम टाउन में कुछ दिन छुट्टियां गुजारने के बाद अब वापस आ रही थी और उसकी रूममेट्स उसे पिक करने के लिए हॉस्टल के बाहर ही खड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स क्योंकि वो सबके लिए चिकन जो लेकर आई थी, लेकिन साथ ही साथ उसे पता चलता है कि वो लोग उसके चिकन की खातिर नहीं आए बल्कि जुआंग शू ने सारों को एक पार्टी दी हुई है और इसीलिए वो गैदर होकर खड़े हुए हैं। अब उसके पास तो हॉस्टल में सामान रखने का भी समय नहीं था, उन सबको अभी के अभी रेस्टोरेंट जाना था क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जुआंग शू को अगर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती तो उसने सारों को ट्रीट देनी थी और उसे ग्रेजुएशन से पहले ही एक जॉब मिल गई थी जो कि 5 फिगर्स में उसे सैलरी देने वाली थी। अब यहाँ पर शी गुआंग को बैठे हुए ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बहुत पसंद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी 2 रूममेट्स थी जो कि जुआंग शू के 2 फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स थी। बस इस तरह से इनडायरेक्टली उनका काफी आना जाना और रिलेशन बनता रहता था। यहाँ पर सारे लोग अपने फ्यूचर की बातें कर रहे थे कि कौन कहाँ जॉब करेगा। कुछ लोग सिविल सर्विस का एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे थे और शी गुआंग ने भी एक फर्म में जॉब करनी थी जहाँ पर उसने इंटर्नशिप की थी और ये जॉब उसे उसके डैड के लिंक्स की वजह से मिल रही थी। उसके डैड एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। यहाँ पर सारे लोग उसे एनवी कर रहे थे कि तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने फ्यूचर की, जहाँ चाहो तुम्हें जॉब मिल सकती है। लेकिन शी गुआंग को देखकर लग रहा था कि वो इस जॉब से इतनी हैप्पी नहीं है। यहाँ पर अकेले में एक दफा जुआंग शू से उसकी मुलाकात होती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम इस जॉब से हैप्पी नहीं हो तो क्यों अपनी फैमिली को क्लिंग करती हो, अपने बल पर कुछ करने की कोशिश करो ना, देखो कि तुम खुद कोई जॉब हासिल कर भी सकती हो कि नहीं। अब यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि उन्हीं के ही फ्रेंड्स में एक रूममेट थी जिसका नाम था रोंग और रोंग की बहुत ज्यादा दोस्ती थी जुआंग शू से। वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स भी थे और नेबर्स भी, इसीलिए सारे लोगों को लगता था कि अंदर ही अंदर शायद फ्यूचर में ये उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन अभी तक उन दोनों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद शी गुआंग अपने अंकल के घर जा रही, इतने में उसे कजन की कॉल आती है जो उसे अपना पीएसपी मांग रहा था। अब वो हॉस्टल चली जाती है और वहां से अपना सामान उठा रही थी। इतने में उसके फ्रेंड्स भी वापस आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कमरे में शी गुआंग भी मौजूद है। वो यहाँ रोंग को कहने लगते हैं कि तुम और जुआंग शू दोनों रिलेशनशिप ऑफिशियली अनाउंस कर क्यों नहीं देते, और तुम पहले ही ये बात बता देती कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो शायद हमारी शी गुआंग को इतनी एम्बैरेसमेंट ना झेलनी पड़ती।
अब ये एम्बेरसमेंट किस बात की थी ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन ये सारा कुछ सुनने के बाद शी गुआंग का मूड काफी खराब हो जाता है। उसे पुरानी यादें भी आने लगती हैं। वो जुआंग शू पर पहले दिन से ही क्रश रखती थी और ये बात लगता है कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में काफी ऑब्वियस भी थी। और इसके साथ साथ उसके कजन को भी पता था कि ये मेरे ट्यूटर को लाइक करती है। ऑफ कोर्स जुआंग शू बिल्कुल एक मॉडल स्टूडेंट था। उसने बहुत से अवार्ड्स भी विन किए थे और हैंडसम होने के साथ साथ वो हमेशा गर्ल्स में भी नंबर 1 ही रहा था। अब शी गुआंग ये सारा कुछ भुलाने की कोशिश करती है और अपने अंकल और आंटी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। यहाँ पर उसकी आंटी उसकी मॉम की साइड लेने लगती है और कहती है कि तुम्हारे डैड मिस्टर नी बहुत मीन इंसान निकले। तुम्हारी मामा ने इतने प्यार से उनसे शादी की उस वक्त जब वो कुछ भी नहीं थे, और अब जब वो इतने सक्सेसफुल बन गए तो जिंदगी के इस दौराहे पर आकर उन्होंने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया है, उसे डिवोर्स दे दी है। वेल इन शॉर्ट वो बहुत सारी बुराइयां कर रही थी उसके डैड की। अंकल बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए उसके लिए मॉम और डैड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे भी मिस्टर नी अपनी बेटी को आंखों का तारा मानते हैं। पता नहीं कितना प्यार करते हैं उससे। उसे डैड के खिलाफ मत भड़काओ। वेल अब सारे फ्रेंड्स आजकल डॉर्म में यही प्लानिंग कर रहे थे कि उन्होंने जॉब फेयर के लिए जाना है। वहां पर अपनी अपनी रेज्यूमे देंगे और उसके बाद जॉब इंटरव्यू की तलाश में रहेंगे। बेचारी शी गुआंग को बार बार वही बात याद आ रही थी जो जुआंग शू ने उससे कही थी कि क्या तुम अपने बल पर कुछ हासिल कर सकती हो, खुद को एक दफा प्रूव तो करके देखो। बस इन दी एंड उसने भी फैसला किया था कि वो इस जॉब फेयर में जाएगी। अब उस दिन सारी फ्रेंड्स इकट्ठी सुबह रेडी होती हैं और एक बस में पैक होकर वहां जाने की तैयारी में थी। उन्हें पता चलता है कि वहां बॉयज भी पहुंचे हुए हैं। शी गुआंग को नहीं पता था कि जुआंग शू भी वहां पर आएगा, क्योंकि उसे तो पहले ही जॉब मिल चुकी थी, पर वो अपने फ्रेंड्स को अकम्पनी करने के लिए वहां पर आया हुआ था। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो लोग जगह जगह स्टॉल्स पर जा रहे थे जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया हुआ था। वहाँ जो लोग भी क्वालिफाइड थे वो उनकी सीवी एक्सेप्ट कर लिया करते थे और इसी तरह से वो लोग जगह जगह फैल जाते हैं। यहाँ पर रोंग के साथ जुआंग शू खड़ा हुआ था। वो बताती है कि ये कंपनी, इसमें मैं जॉब हासिल करना चाहती हूँ। आई होप कि मेरी कोई और फ्रेंड यहाँ अपनी सीवी सबमिट ना कराए, वरना मेरा उनसे कंपटीशन बढ़ जाएगा। वेल अब फाइनली सारे लोग वहां से बाहर आ गए थे। शी गुआंग इन दी एंड वहां बाहर आती है और कहने लगती है कि शेंगुआंग कंपनी में मैं भी अपनी सीवी सबमिट कराना चाहती थी, लेकिन टाइम अप हो गया है। ये वही कंपनी थी जहां पर रोंग ने अपनी सीवी सबमिट कराई थी। जुआंग शू से कहने लगता है कि अगर वाकई तुम यहाँ अपनी सीवी सबमिट कराना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि मेरी सीनियर है, मैं उसे जानता हूँ। अब ये देखकर रोंग को काफी बुरा लगता है, लेकिन जुआंग शू अंदर जाता है और उसकी सीवी सबमिट कराने लगता है। यहाँ पर जैसे ही उसने उसका नाम बोला था तो बाजू में खड़ा हुआ लिन यूसन, उसके तो कान खड़े हो जाते हैं। शी गुआंग का नाम सुनते ही वो भागता हुआ आता है और उसकी सीवी पकड़ लेता है। उसकी फोटो से उसे पहचान हो गई थी कि वही लड़की है जिस पर मेरा क्रश है। एक्चुअली अब एक्सीडेंट होने के बाद शायद वो अपनी मेडिकल की फील्ड को कंटिन्यू नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बिजनेस रन कर रहा था। अब जब सारे फ्रेंड्स वहां से बाहर जा रहे थे तो रोंग को रियलाइज होता है कि इसी फेयर में भीड़ के बीच उसका फोन कहीं खो गया है। वेल अब हॉस्टल में जाकर सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अब रोंग को इंटरव्यू की कॉल कैसे आएगी, लेकिन पता चलता है कि उसके पास ईमेल भी है और उसने अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ अपने हॉस्टल का नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन रोंग के लिए तब एक बहुत बड़ा शॉक था जब उसे पता चलता है कि अगले ही दिन शेंगजुआन कंपनी की तरफ से शी गुआंग को तो कॉल आ चुकी है, उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है। अब बेचारी को बहुत बुरा फील होता है और कुछ स्टूपिड फ्रेंड्स थी जो बार बार कह रही थी कि अब तक रोंग को कॉल क्यों नहीं आई। लिन यूसन उस कंपनी में इस वक्त जीएम की पोस्ट पर था और उसे भी पता चलता है कि मिस्टर नी की बेटी भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। मिस्टर नी एक बहुत बड़ा नाम था और उसकी सीवी पर ही बहुत से लोगों ने ये नाम नोटिस कर लिया था। ऑफ कोर्स उसे तो ये जॉब मिलनी ही मिलनी थी। अब वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर अपने इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशंस कर रही थी। उसकी फ्रेंड फैंग उसे कहती है कि तुम्हें ये जॉब ना भी मिले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैं खुद को प्रूफ करना चाहती हूँ, अपनी लिमिट्स चेक करना चाहती हूँ। अब उसके बाद जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड के नाम की वजह से वो यहाँ पर भी पहचानी गई है और उसके लिए इंटरव्यू बहुत आसान होने वाला है। उसी टाइम पर कंपनी में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी कुछ फ्यूचर के फैसलों को लेकर, और यहाँ पर जब लिन यूसन से उसकी राय पूछी जाती है तो वो बहुत शार्प स्टांस लेता है और ऐसी बातें करता है जो बाकी लोग हैरान ही रह जाते हैं। उसकी बहुत दूर की सोच थी और उसने वो बातें पॉइंट आउट की थी जो बाकी लोग सोच भी नहीं सके थे, और बस इसी वजह से वो चेयरमैन की नजरों में भी आ गया था। और कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिनकी आंखों में वो खटकने लगा था और वो यही कह रहे होते हैं कि एक सर्जन ही बेहतर था, अब यहाँ पर हमारी सर्जरी कर रहा है आकर।
शी गुआंग वहां से जब बाहर जा रही थी तो सामने हुआया बैंक की बिल्डिंग को देखती है। एक्चुअली यही वो हुआया बैंक है जहाँ पर ज़ोंग शू काम करने वाला था। अब शी गुआंग लंच के टाइम पर वहां पहुंचती है और उसकी फ्रेंड्स जब उससे पूछती हैं तो उनको पता चलता है कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और उसे बहुत ही जल्द एक ऑफर भी मिलने वाली है। ये सुनते ही रोंग बेचारी की तो शक्ल देखने वाली थी, वो एक्सट्रीमली जेलस हो चुकी थी। रोंग को तो अभी तक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी, तो इसी बारे में क्यूरियस होती होती वो ज़ोंग शू की मॉम के घर पहुंच जाती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे ज़ोंग शू से थोड़ी फेवर चाहिए। वो घर पहुंचता है तो उससे बोलती है कि तुम्हारी जो सीनियर वहां काम करती है तुम उससे कहो ना एक दफा चेक कर दे मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं आई। मैं सिर्फ ये पता चलाना चाहती हूँ कि मैं लैक कहाँ पर करती हूँ। अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शी गुआंग को एक मैसेज आता है कि सारे फ्रेंड्स एक जगह पर इकट्ठे हैं और तुम्हें भी वहां बुलाया जा रहा है। वो तो खुशी से भागती भागती वहां पहुंचती है, लेकिन आगे तो सारा कुछ बदला हुआ था। वो लोग बहुत गुस्से में खड़े हुए थे और ज़ोंग शू भी वहां मौजूद था। रोंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है, तुम मुझे एक कंपटीशन समझती थी। इंटरव्यू की कॉल थी जो हॉस्टल में तुमने रिसीव की थी और मुझे बताया नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आस्तीन में एक सांप पाल रही हूँ। वो उसे बहुत बातें लगाती है, बहुत बदतमीजी करती है, लेकिन आगे से शी गुआंग का कहना था कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने वो कॉल अटेंड नहीं की, मुझे तो पता भी नहीं इस सब के बारे में। लेकिन वो सारी रिसर्च करके आई हुई थी। उस दिन हॉस्टल में और कोई भी नहीं था, बाकी फ्रेंड्स सारी इकट्ठे गई हुई थी, कोई शहर से बाहर तो कोई पार्टी करने तो कोई इकट्ठे रिसर्च करने, लेकिन सिर्फ शी गुआंग ही थी जो उस दिन हॉस्टल में थी। और ज़ोंग शू ने सारा कुछ पता करा लिया था, पूरा रिकॉर्ड निकलवाया था और मालूम पड़ा था कि 2:30 पर एक कॉल आई थी हॉस्टल में जो कि किसी ने अटेंड की थी और उसने ये भी कहा था कि वो ये मैसेज जी रोंग को दे देगी। पर यहाँ शी गुआंग का कहना है कि तुम लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद मैं भी लाइब्रेरी में चली गई थी और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। पर रोंग कहने लगती है कि तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं और ज़ोंग शू इकट्ठे हों, क्योंकि उसकी बिल्डिंग मेरे ऑफिस के सामने होने वाली है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती थी ना और खुद वहाँ जॉब कराना चाहती थी। तुम्हारा शुरू से इस पर क्रश था। बेचारी को ये सुनकर काफी शर्मिंदगी होती है। वो बोल रही थी लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो एक कॉल भी करना चाहती थी लेकिन ज़ोंग शू से फोन छीन लेता है और उसके बाद वो रोती हुई वहां से चली जाती है। अब इसके साथ ही उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। ये 4 साल यूनिवर्सिटी में उसने इस तरह से गुजारे थे कि बस ज़ोंग शू को देखती थी और दिल ही दिल में उसे पसंद करती थी। उसने इधर उधर से कंफर्म भी कर लिया था और एक दफा रोंग से जाकर खुद बात की थी कि क्या तुम्हारे और ज़ोंग शू के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उसने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद उसने जाकर ज़ोंग शू को प्रपोज कर दिया था, लेकिन ज़ोंग शू ने उससे बोला था कि आई एम सॉरी। फिर भी बेचारी ने दिल छोटा नहीं किया था, कहा था कि मैं तुम्हें परसू करती रहूंगी, शायद एक दिन तुम्हारा मन बदल जाए। बाद में लोगों ने उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि कुछ लोगों ने उसे प्रपोज करते हुए देख लिया था और सब यही कह रहे थे कि ये रोंग और ज़ोंग शू के बीच में एक दीवार बनना चाहती है, अपनी ही रूममेट के साथ ये गद्दारी कर रही है। तब भी बेचारी इसी तरह से अपसेट हुई थी और आज फिर से हुई है। अब ऑफ कोर्स वो हॉस्टल तो जा नहीं सकती थी, उसका मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर से अंकल के घर चली जाती है। उसका कजन उसे देखता है तो कहता है कि आज फिर क्या किसी से रिजेक्ट होकर आई हो, 2 दफा दिल तोड़वा लिया है तुमने। बस यही सुनते ही उसे फिर से जोश चढ़ता है और अगले दिन वो जाकर अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कराने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर रही थी। हॉस्टल पहुंचती है अपना कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन रोंग यहाँ पर आती है और उसकी इतनी सारी इंसल्ट करने के बाद अब उससे कहती है कि ज़ोंग शू ने मेरे लिए दोबारा से इंटरव्यू अरेंज करा लिया है और इसके साथ ही मुझे एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट में दिया है। चलो मैंने तुम्हें माफ किया जो भी हुआ। लेकिन शी गुआंग उससे कहती है कि इतने छोटे से गिफ्ट पर इतनी शो मारने की क्या जरूरत है। पर उसका कहना था कि गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, ये बस ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ी देर बाद फैंग हॉस्टल में पहुंचती है। वो तो हैरान थी, उसे कुछ बात का पता नहीं था कि सारे अपसेट क्यों बैठे हुए हैं। इतने में एक फ्रेंड बताती है कि शी गुआंग को कॉल आई थी रोंग के लिए, लेकिन उसने जानबूझकर उसे इंटरव्यू का नहीं बताया। फैंग कहती है ये किसने बोला, वो कॉल मैंने अटेंड की थी। बस उसका यही बोलना था कि सबको पता चल गया था कि शी गुआंग बेचारी इनोसेंट थी। अब उसके बाद फैंग सबको एक जगह खाने पर बुलाती है बहुत कुछ क्लियर करने के लिए। कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था और एक टीचर को भी। वो उन्हें प्रूफ दिखाती है कि उस दिन मैं अपनी कोई चीज हॉस्टल में भूल गई थी, तो इसलिए अपना कार्ड उठाने के लिए वापस आई थी और उसी टाइम पर वहाँ कॉल आई थी और कोई भी नहीं था। अब ये कॉल अटेंड करने के बाद ही मैंने टैक्सी पकड़ी थी। और हाँ, मैंने रोंग को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम उसे पर्सनली दोबारा कॉल करेंगे और उससे खुद बात करेंगे। और बस उस दिन के बाद मैं आज ही तो वापस आई हूँ। अब थोड़ी देर बाद वहाँ शी गुआंग भी पहुंच जाती है
और कहती है कि मैंने भी कुछ प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं। उसी टाइम पर उसने लाइब्रेरी में अपनी बुक सबमिट कराई थी जब 2:30 मिनट्स हुए थे और उसके पास एक कंप्यूटराइज्ड रसीद भी थी जिस पर टाइम लिखा हुआ था। इससे साफ पता चलता था कि शी गुआंग बिल्कुल ठीक कर रही है और फेंग उसे कवर नहीं कर रही। उसे एचआर डिपार्टमेंट में जो मिला था उसके डैड को अच्छे से जानता था। उन्होंने सारी रिसर्च कर ली थी और पता चला था कि एक एम्प्लॉय ने ऐसा ही बोला था, लेकिन उसके बाद वो कॉल करना भूल गए थे। बाद में झूठ बोल दिया था कि हमने पैगाम देने को बोला था। वो अपने ऊपर से ब्लेम हटाना चाहते थे। और शी गुआंग इसके साथ साथ ये भी कहती है कि अगर ये कंपनी और इसके एम्प्लॉयज इतने ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं और मुझे इनकी वजह से इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है तो मैं इनकी जॉब ऑफर को भी रिजेक्ट करती हूँ। बस इसके बाद तो वो एक हीरो बनकर सामने आई थी और हर तरफ ग्रुप्स में गॉसिप्स होना भी स्टार्ट हो गई थी। शी गुआंग को हर कोई इनोसेंट बोल रहा था और रॉन्ग के बारे में कहा जा रहा था कि उसने बिना सोचे समझे इस लड़की पर इल्जाम लगा दिया है। वेल उसके साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स थी और फेंग कहती है कि मैंने यहाँ पर रॉन्ग को और उसकी बेस्टी सीलिंग को भी बुलाया था, लेकिन वो दोनों ही यहाँ नहीं आई। जुआंग शू को भी अपनी उसी सीनियर के थ्रू पता चलता है कि जो शी गुआंग कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो वाकई इनोसेंट थी और उस बेचारी पर इतना बड़ा ब्लेम डाल दिया गया था। इतने में जुआंग शू के पास उसकी मॉम आती है और उससे कहने लगती है कि रॉन्ग बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर चूज क्यों नहीं कर लेते। और इसके साथ साथ वो कुछ ऐसा भी मेंशन करती है कि जिसके थ्रू लग रहा था कि जुआंग शू ने अपनी सिफारिश के थ्रू रॉन्ग को वहां की इंटरव्यू कॉल दिलाई थी। कि शी गुआंग एक दफा अपने प्रोफेसर के ऑफिस में गई हुई थी। अपने थीसिस के लिए उसने एक ड्राफ्ट सबमिट कराया था, बस उसी पर ही फीडबैक लेना था। इत्तेफाक से उसी टाइम पर वहां जुआंग शू भी खड़ा हुआ था और उसके सामने ही प्रोफेसर शी गुआंग को बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा थीसिस अब तक का सबसे वीक है। उसकी काफी इंसल्ट भी करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगर तुमने इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट न की तो इस साल तो तुम पास आउट नहीं हो सकती। जुआंग शू तो उसकी साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन शी गुआंग उसे खुद ही रोक देती है और कहती है कि आप इस मामले में ना बोलें। और उसके इस बिहेवियर पर प्रोफेसर से उसे और भी डांट पड़ती है और उन्होंने उसे एक टाइम लाइन दे दिया था कि 1 महीने के अंदर एक बेहतर ड्राफ्ट सबमिट कराओ वरना तुम खुद को फारेगी समझो। जुआंग शू को देखकर लग रहा था कि उसे शी गुआंग के लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन शी गुआंग वो नहीं चाहती थी कि जुआंग शू से अब कोई भी कनेक्शन रखे। वो तो आजकल हॉस्टल में भी नहीं आती थी बल्कि अंकल के घर पर ही स्टे किया करती थी। इतने में उसे ली सियांग मिलती है और उससे कहती है कि हमारे आखिरी दिन है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, प्लीज आकर हॉस्टल में रहा करो, तुम्हारे थीसिस के साथ भी इशू है, हम मिलकर स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली सी लियांग रॉन्ग की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। यहाँ पर शी गुआंग उसे साफ साफ बोल देती है कि एक दफा मैंने तुम्हें रॉन्ग से बात करते हुए सुन लिया था और मुझे पता चल गया था तब से लेकर अब तक तुम दोनों के मन में मेरे लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। एक्चुअली जब जुआंग शू को प्रपोज करने से पहले उसने रॉन्ग से इजाजत ली थी और पूछा था कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो रॉन्ग ने एक चाल चली थी और यही बात वो सी लियांग से भी कर रही थी कि देखो शी गुआंग कितनी सुंदर है, कितनी वेल्दी है और इसके बावजूद भी अगर जुआंग शू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो मुझे ये एश्योरेंस मिल रही है सारी जिंदगी के लिए कि वो मेरे रास्ते से कहीं भी नहीं भटकने वाला। यानी कि उसने जुआंग शू को टेस्ट करने के लिए ही शी गुआंग को यस बोला था, लेकिन उस सब के बाद से बेचारी शी गुआंग की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही थी। वेल प्यार मोहब्बत के सारे मामले तो एक साइड पर, लेकिन इस वक्त तो बेचारी को अपने थीसिस के ड्राफ्ट की टेंशन लगी हुई थी। इतने में उसे एक कॉल आती है, वो पिक कर लेती है और पता चलता है कि ये जुआंग शू की तरफ से थी। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड की है, उसमें एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके थ्रू तुम एक जबरदस्त सा ड्राफ्ट रेडी कर सकती हो और ये इस तरह का है जैसा हमारे प्रोफेसर को पसंद है। शी गुआंग देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने उसके लिए काफी सारा मटेरियल रेडी किया हुआ है और इतना ही नहीं बल्कि उसे ट्रांसलेट करके भी दिया था। पहले तो वो सोचने लगती है कि मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेगा, फिर उसे समझ आ जाती है कि रॉन्ग ने मेरे साथ एक चालाकी की थी तो बस ये रॉन्ग की तरफ से एक तरह की अपॉलॉजी कर रहा है। वो गुस्से में भरी हुई उसके डॉर्म में दोबारा कॉल करती है। उसका एक फ्रेंड उठाता है और उसे बताता है कि वो तो अभी सो रहा है क्योंकि 2-3 रातों से वो मुसलसल रात को काम कर रहा था, पता नहीं क्या इकट्ठा कर रहा था। और बस यही सुनकर एक दफा शी गुआंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो उसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो जो करेगी अपने दम पर करेगी। उसकी भेजी हुई ईमेल के सारे ड्राफ्ट्स उसने डिलीट कर दिए थे। अब 1 महीने बाद वो प्रोफेसर के सामने जिस प्रपोजल के साथ जाती है वो उसे बहुत पसंद आया था। वो बोलता है बिल्कुल ठीक है, अगर इस पर काम करो तो इस साल ऑफ कोर्स पास हो सकती हो, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम इतनी टैलेंटेड होगी। आजकल हर कोई यही सोच रहा था कि थोड़े दिनों बाद वो सब जुदा होने वाले हैं और शी गुआंग भी कुछ ऐसा ही देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसी कंडीशंस में वो अपनी फ्रेंड से जुदा हो जब उन सब के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी।
अब एक दिन वो अपने कजन रूई के साथ एक जगह जा रही थी। वो हाई स्कूल पास कर चुका था और अब उसका एंट्रेंस एग्जाम होना था, और वो भी 2 स्टेप्स में। उसके लिए उसे एक दूसरे शहर जाना था और वो अपने भाई के साथ जा रही होती है। रूई अंदर जाने से पहले कहता है कि जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा, कोई स्पेशल पर्सन दिखने को। लेकिन वो बाहर आता है, तब तक भी वहां पर वो स्पेशल पर्सन नहीं दिखा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जुआंग शू का भाई जुआंग फे भी रूई के साथ ही पढ़ता था और उसने भी वहां पर टेस्ट देने के लिए आना था। इसी वजह से रूई को लग रहा था कि यहाँ पर जुआंग शू आया होगा, मेरी सिस्टर का क्रश। शी गुआंग को ये सब जानकर बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो जुआंग फे के सामने काफी अच्छे से बिहेव करती है और फिर वो दोनों को एक अच्छी जगह पर खाना भी खिलाती है। उन्होंने एक दिन यहाँ ही स्टे करना था क्योंकि कल उनके एग्जाम का दूसरा दिन होने वाला है। और फिर फाइनली दूसरे दिन जुआंग शू भी अपने भाई के साथ वहां पहुंचा हुआ था। वो दोनों भाई तो अंदर चले जाते और इन दोनों को अकेला छोड़ दिया था। यहाँ पर वो जुआंग शू से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स वो उस पर बिगड़ी जो हुई थी, लेकिन वो कहता है कि कल तुमने मेरे भाई को ट्रीट दी थी, खाना खिलाया था, तो आज मुझे तुम लोगों की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और वो उसी रेस्टोरेंट में उसे ले जाता है। वहां पर वो खाना ऑर्डर करता है और बोलता है कि जैसे ही बॉयज का एग्जाम पूरा होगा तुरंत ये खाना सर्व किया जाए। इसके साथ ही शी गुआंग को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। जुआंग शू की मॉम की सर्जरी होने वाली थी तो उसे पैसों की जरूरत थी। शी गुआंग ने अपनी सेविंग्स उसे दे दी थी, उसकी हेल्प की थी, लेकिन उसने बदले में बहुत ही जल्द उसे वो पैसे चुका दिए थे। आज भी उसे लगता है कि कल इसके भाई को खाना खिलाने के बदले आज हमें खाना खिला रहा है। वो गुस्से में आ जाती है, उसके साथ खाने का इंतजार भी नहीं करती बल्कि बाहर जाकर बैठ जाती है। जुआंग शू को ये सारा कुछ देखकर बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स ये सारा कुछ इसका अपना ही किया धरा था और ऐसे शख्स के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब वो लोग इकट्ठे खाना भी खाते हैं और उसके बाद बॉयज का जब लास्ट एग्जाम हो जाता है तो उसके साथ ही रूई कह रहा था कि आप लोग हमारे साथ चलो, लेकिन जुआंग फे कहता है कि हम आपके साथ नहीं आ सकते। भूल गए भैया, मॉम भी आ रही है और उसने हमें खाने पर ट्रीट करने का बुलाया है। अब यही से ही शी गुआंग को लगता है कि ये रॉन्ग की बात कर रहे होंगे और वो भी तुरंत ही वहां से चली जाती है। और उसके बाद रास्ते में रूई को कहने लगती है कि इसके और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मुझसे फासला रखना चाहता है, मुझे कभी भी ओ नहीं करना चाहता किसी भी चीज के लिए। मैंने इसे 50,000 दिए थे जब इसकी मॉम की सर्जरी होने वाली थी, याद है? उसमें से 800 तो तुमसे मांग कर दिए थे और इसने मुझे 6 महीने बाद वो वापस किए थे, और वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। और कल इसके भाई को खाना खिलाया था ना, इसीलिए बदले में आज हमें खाना खिलाने के लिए आ गया था। अब ये सुनने के बाद तो रूई को भी अपना पुराना ट्यूटर बहुत बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि दीदी ऐसी बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था, दफा करो, भाड़ में फेंको, तुम्हारी जिंदगी में कोई और बहुत अच्छा इंसान आएगा। लेकिन साथ ही साथ कहने लगता है कि इसने तो आपको पूरे पैसे लौटा दिए, आपने कितनी बड़ी गद्दारी की है, मेरे 800 मुझे वापस नहीं लौटाए और अब तक उनका इंटरेस्ट पता नहीं कितना बन चुका होगा। अब फाइनली इसी तरह से दिन गुजरे चले जा रहे थे और शी गुआंग की प्रेजेंटेशन का दिन भी आ जाता है जब वो अपने थीसिस पर प्रेजेंटेशन देती है। और इत्तेफाक से शी गुआंग भी चोरी चोरी वहां पर बैठकर ये सुन रहा था और उसे पता चल जाता कि जो मटेरियल मैंने इसे प्रोवाइड किया था उसमें से कुछ भी इसने यूज नहीं किया। उसने अपने ही बल पर वो थीसिस क्लियर कर दिया था और उसके बाद वो हॉस्टल में जाकर अपना सामान इकट्ठा कर रही होती है कि इतने में सी लियांग उसके पास आती है, उसे सॉरी करती है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने को भी बोलती है। अब उसके बाद वो तो सो गई थी, लेकिन बाद में वो फ्रेंड्स बहुत सैड हो रही थी। उनमें से एक ऐसी थी जिसे नेक्स्ट डे वापस चले जाना था और उसे कोई पता नहीं था कि वो दोबारा कब मिलेंगे। और फिर बस उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हो जाती है। यहाँ पर सब बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ दुखी भी थे। उन सब के अलग होने का दुख था और वो अपनी उस फ्रेंड की पैकिंग कराते हैं जिसने आज के दिन ही चले जाना था। और फिर वो सबको सी ऑफ करती है आंसुओं के साथ, रोती हुई जाती है और वो सारे लोगों से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे थे। इतने में बॉयज भी वहां पहुंच जाते हैं जो उनके फ्रेंड्स थे। वो बोलते हैं कि हम पता नहीं नेक्स्ट कब मिले, इसलिए आज के दिन एक लास्ट रीयूनियन हो ही जाए। वो लोग सब एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद वापस हॉस्टल की तरफ आते हैं। लेकिन जो बस उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ आ रही थी वो बहुत पैक होके जा रही थी और धक्कम पेल की वजह से शी गुआंग पीछे ही रह जाती है। उसने सोचा था कि अगली बस पकड़ लेगी, लेकिन पता चलता है कि वो तो लास्ट बस थी और वो अकेली नहीं रही थी बल्कि उसके साथ जुआंग शू भी था जो कि पीछे रह चुका था। अब ये देखकर वो खुश हो या फिर उदास, लेकिन उदास ज्यादा हो जाती है। इतने में जुआंग शू को रोंग की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि शी गुआंग के साथ साथ मैं भी पीछे ही रह गया हूँ, अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि रोंग को तो बहुत बुरा लगा होगा ना, तुम्हें कहीं डांट ना पड़ जाए। लेकिन वो कहने लगता है कि इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है।
और फिर मजे की बात यह कि वो दोनों ही खाली हाथ चले हुए थे, सिर्फ चिल्लर उठाकर, वो भी बस के किराए के लिए। टैक्सी कैसे पकड़ते, उनके पास पैसे ही नहीं थे, अब उन्हें पैदल ही वापस जाना होगा। अब वहां से वापस जाते हुए चलते चलते शी गुआंग बेचारी के पैरों में दर्द होने लगता है। उसने हील्स पहनी हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम चलो, मैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊंगी, क्योंकि शी गुआंग अब उसकी तरफ काफी कोल्डली बिहेव करती थी और मन ही मन में सोचने लगती है कि तुम हर चीज का मुझे तुरंत ही बदला चुकाना चाहते हो, क्योंकि मेरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते ना। लेकिन मैंने भी तुम्हारा थीसिस मटेरियल यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि रॉन्ग की अपॉलॉजी तुम्हारी तरफ से अभी मेरी तरफ एक्सेप्ट नहीं हुई। यहाँ पर ज़ुआंगशू से बात तो कोई और करना चाहता था, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे समझते क्या हो कि मैं एक बिगड़ी हुई अमीरजादी हूँ जिसका जिंदगी में कोई गोल नहीं है। हाँ, मैं हूँ बिगड़ी हुई, क्योंकि मैं जिंदगी तुम्हारी तरह से नहीं जीती। मैंने लाइफ में कोई बड़ा मिशन नहीं रखा। हाँ, मैं तुम्हारी तरह से टॉप नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यूजलेस हूँ। बस जो लम्हे मेरे सामने है मैं उन्हें ही जीना चाहती हूँ, बिना फ्यूचर की केयर किए। और यही बात वो उसे इस ढंग में कहता है कि जैसे वो रिपेंट कर रहा हो कि उसने एक दफा शी गुआंग को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये बात स्टूपिड शी गुआंग को ऐसे समझ आती है कि जैसे वो पछता रहा हो कि उसने रॉन्ग को अभी तक प्रपोज नहीं किया। वो उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल गई है वो फ्यूचर में फिर तुम्हारे हाथ आ जाएगी। और ज़ुआंगशू मन ही मन में सोचने लगता है कि ये मुझे ये इशारा दे रही है कि जिंदगी में फिर कभी हमारा वास्ता होगा और तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बस इसी तरह से बातें करते करते वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्टल के सामने छोड़ दूंगा, लेकिन शी गुआंग फिर से नेगेटिव सोचती है। उसे ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग को देखना चाहता होगा ना, तभी तो वहां तक मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है। अब वो अंदर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले आखिरी दफा कुछ ऐसी बातें कर जाती है जो वो 4 साल में नहीं कर सकी थी। उसे कहती है कि तुम शॉर्ट हेयर में और व्हाइट कलर में ज्यादा सुंदर लगते हो। और फिर उसके बाद टेरेस पर खड़े होकर उसे आवाज देती है ज़ुआंगशू, और उसके साथ ही हाथ हिलाकर उसे बाय करती है। ज़ुआंगशू को लगा था कि ये मुझे कर रही है, लेकिन इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने फर्स्ट लव को बाय बाय कर रही थी, हमेशा के लिए। चाहे जैसा भी था, जिस शक्ल में भी था, उसे दर्द देकर गया था, लेकिन था तो उसका पहला प्यार। और इसके साथ ही उसने मन में ठान लिया था कि इसकी यादों को और इसके दर्द को वो यहीं पर ही दफना देगी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ग्रेजुएशन के बाद वो काफी अपसेट थी अपने दोस्तों से बिछड़ जाने के बाद, लेकिन ऐसे में दुनिया का बेस्ट ब्रदर रूई उसके साथ था, जो उससे कहता है कि मैंने भी तो हाई स्कूल पास किया है और तुमने ग्रेजुएशन की है, पैसे की तो दोनों के पास कोई कमी नहीं थी, तो वो लोग यूरोप के टूर पर चले जाते हैं। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, इकट्ठे ही लड़ते झगड़ते रहते थे और एंजॉय भी करते थे। इवन के फ्लाइट में जब वो सेल्फी लेने लगता है तो वो उसे डांट कर मना करती है कि कहीं ये हमारी आखिरी फोटो ना हो, और बस डर के मारे उनके बाजू में बैठे हुए अंकल अपनी सेल्फी डिलीट कर देते हैं। अब 2 महीने उन्होंने खूब आउटिंग की थी। जिंदगी का अच्छा सारा मजा लेने के बाद जब वो वापस चाइना लौटती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने सोचा था कि एंजॉय करके आ रही होगी तो तुम थोड़ी मोटी हो गई होगी, लेकिन तुमने तो वेट लूज कर दिया है। एक्चुअली शी गुआंग को यूरोप का खाना पसंद नहीं आया था। अब वो अपने फ्यूचर की बातें करते हैं। वो बताती है कि किस किस कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मॉम मैंने खुद रिजेक्ट कर दी है। अब उसके डैड चाहते थे कि वो उनकी अपनी कंपनी संभाल ले और इसी मामले में उससे मीटिंग भी करना चाहते थे, लेकिन इस मीटिंग से पहले उसकी मॉम उस पर एक और न्यूज छोड़ती है, और वो ये थी कि वो जिस शैनयॉन कंपनी में इंटरव्यू देकर कामयाब हो चुकी थी, एक्चुअली वहां पर 49% शेयर्स उसके अपने डैड के ही हैं। उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब वो वहां से पीछे भी हटना चाहते हैं। जब वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो तो अपने डैड की तरफ काफी कोल्ड और रूड थी, लेकिन डैड उससे बहुत प्यार करते थे। उसे कहते हैं कि जाते हुए मुझे मिलकर भी नहीं गई, और अब देखो आई हो तो मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई। इतने में वो नीचे से एक गिफ्ट उठाकर डैड को देती है और डैड शर्मिंदा से हो जाते हैं। अब डैड उसे बार बार यही कह रहे थे कि और अपनी कंपनी संभालो, लेकिन लगता है कि मॉम से डिवोर्स की वजह से वो डैड की तरफ इतने अच्छे विचार नहीं रखती थी। उनसे कहने लगती है कि वो आंटी वो कितने साल और जिएंगी जिनकी वजह से आपकी और मेरी मॉम की डिवोर्स हुई है। आपने बोला था कि वो बस मरने ही वाली है, उसके पास थोड़े ही दिन बचे हैं। क्या उस आंटी के पास अनलिमिटेड रीफिल है लाइफ का? मेरी ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। पर डैड उसे कहने लगते हैं कि बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, और तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं और वो तुम्हारी आंटी, हम तो बस जस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर डैड कुछ इमोशनल बातें भी कर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें कंधों पर बिठा कर चलता था, और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी कंपनी का बोझ नहीं उठाओगी? कल को ये सारा कुछ तुम्हारा ही होने वाला है।
अब उसके बाद वो ठंडे दिमाग से सोचती है और अपनी मॉम से भी मशवरा करती है। वो हमेशा डैड से ज्यादा अपने मॉम की ही सुना करती थी। उसकी मॉम कहती है कि अभी तुम इतनी मैच्योर नहीं हुई कि अपने डैड के साथ जाकर बिजनेस कर सको। मुझे लगता है कि काम कम और तुम उनसे लड़ाई ज्यादा किया करोगी, इसीलिए 2-4 साल कहीं और लगा लो। जब मैच्योर हो जाओ तो फिर अपना बिजनेस संभाल लेना। और फिर फाइनली वो शेंग युआन कंपनी को ही ज्वाइन करने का फैसला करती है, लेकिन उनके शंघाई वाली ब्रांच को नहीं जिसके सामने ज़ुआंगशू का ऑफिस होने वाला था, बल्कि उनका एक प्लांट था, एक फैक्ट्री थी, उसके पास एक ब्रांच थी। वो उसी को ही ज्वाइन करने का फैसला करती है। उधर ज़ुआंगशू को दिखाते हैं अपने बैंक की तरफ से वो लोग एक दफा शेंग युआन कंपनी के साथ एक मीटिंग के लिए जाते हैं और यहीं पर ही उसका आमना सामना लिन यूसन से होता है। यूसन उससे बहाने बहाने से पूछ लेता है कि तुम्हें एक दफा देखा था, अपने किसी क्लासमेट की सीवी देने के लिए आए थे, पता नहीं उसने यहाँ जॉब करी कि नहीं, लेकिन वो आगे से बोल देता है कि नहीं, वो अब्रॉड चली गई थी। एक्चुअली कहीं ना कहीं यूसन अपने क्रश के लिए बहुत क्यूरियस हो रहा था। जबकि उधर शी गुआंग उस दूसरे शहर में पहुंच जाती है और अपनी ज्वाइनिंग भी कर लेती है। यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसके साथ ही उन्होंने एक हॉस्टल भी रखा हुआ था और वहाँ उनके एम्प्लॉयज स्टे किया करते थे। यहाँ पर वो ज्वाइनिंग करती है और उसे लगता है कि वो बहुत कुछ सीख सकती है और साथ ही साथ हॉस्टल होने की वजह से वहाँ पर वही वाइब्स आ रही थी जैसी उसे यूनिवर्सिटी में आया करती थी। और यहाँ पर भी उसकी रूममेट्स उसे बहुत चिल लगती हैं और उन दोनों के साथ ही उसकी पहली ही मुलाकात में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उसे कहने लगती है कि अभी अपना वेट चेक कर लो और हाँ, तो मैं इतना बता दूं, 1 महीने में 1 किलो जरूर ही बढ़ा लोगी क्योंकि यहाँ का कैफेटेरिया मैजिकल है। अब वो कैफेटेरिया में खाना भी खाती थी और सारा दिन अपने काम में लगी रहती थी। यहाँ पर उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और फिर इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। जब वो अपना वेट चेक करती है तो 1 नहीं बल्कि 3 किलो वेट बढ़ा चुकी थी। ये देखने के बाद वो तो चीखें ही मारती रह जाती है और पता चलता है कि वो कैफेटेरिया इसलिए मैजिकल था कि वहाँ का खाना इतना बुरा होता था कि खाया ही नहीं जाता था और इसकी जगह वो लोग या तो स्नैक्स पकड़ लेते थे या फिर कहीं बाहर खाना खाने चले जाते थे, इसीलिए उन सबके वेट गेन हो रहे थे। अब उसकी फ्रेंड जिंजी काफी मूड बनाती है और कहती है एक तो खाना इतना बुरा, ऊपर से काम का इतना बर्डन और साथ ही साथ यहाँ पर कोई गुड लुकिंग कोलीग भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे अच्छे हैंडसम बॉयज तो दिखने को मिलते थे। इतने में एक और कोलीग भी उनके बाजू में आकर बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। अब हमारी इस ब्रांच में एक बहुत ही हैंडसम बॉय आने वाला है जो कि पहले मैनेजर हुआ करता था हेडक्वार्टर में और अब वो तुम्हारी ब्रांच का हेड होने वाला है। वो एक्सट्रीमली हैंडसम है। पहले तो वो एक सर्जन हुआ करता था और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों उसने मेडिकल की फील्ड छोड़ दी है और अब बहुत सालों से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। अब जिंजी तो बस यही सपने सजाने लगती है कि चलो कोई अच्छी शक्ल तो देखने को मिलेगी, लेकिन शी गुआंग कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो अब तक बूढ़ा हो चुका होगा। देखो, पहले मेडिकल पढ़ा, फिर सर्जन बना और अब कितने सालों से यहाँ काम कर रहा है। खुद ही अंदाजा करो कितना एक हैंडसम होगा। एक दिन वो शाम को बैठी हॉस्टल में अपना एक फेवरेट ड्रामा देख रही थी, लेकिन हॉस्टल में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं थी और अगली एपिसोड तो वो डाउनलोड करना ही भूल गई थी। तो वो लोग एक बैट लगाती हैं और वो बैट हमारी शी गुआंग हार जाती है। अब बैट हारने की शक्ल में उसे ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां से वो एपिसोड डाउनलोड करके लानी होगी। तो अब रात को जब ऑफिस में कोई भी नहीं था तो वो अपने कार्ड के थ्रू ऑफिस में एंटर हो जाती है, वहां के इंटरनेट से कनेक्ट होती है और एपिसोड तो डाउनलोड पर लगा ही देती है। लेकिन इतने में वायर्स में कुछ इशू आ रहा था। वो वही ठीक कर रही थी कि यहीं पर ही कोई आ जाता है और वहाँ की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। वो इस वक्त डेस्क के नीचे बिल्कुल एक चोर की तरह से घुसी हुई थी कि इस हालत में हमारा हीरो यूसन उसे देख लेता है और बस बहुत मुश्किल से वो तारों में से खुद को निकालती और बिखरे बालों में उसके सामने खड़ी हुई थी, बल्कि उसी पर ही रोब झाड़ रही थी कि कौन हो तुम, बाहर के इंसान, कभी तुम्हें देखा नहीं, यहाँ चोरी करने आए हो। तो अब शी गुआंग वो एपिसोड डाउनलोड करके अपनी फ्रेंड्स के पास वापस तो पहुंच ही जाती है, लेकिन बार बार सोचे जा रही थी कि आखिर वो आदमी था कौन। जब वो जोकर की तरह से तारों में उलझी और बिखरे बालों में उसे चोर कह रही थी तो उसने तो उसे इग्नोर किया था और चुपचाप वहां से निकल गया था। अब नेक्स्ट डे काम करते हुए शी गुआंग को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और जिंजी उसे कह रही थी कि जिस नए बॉस के बारे में सुना था वो जीएम आज आ चुका है और मेरा ही डिपार्टमेंट उसके अंदर है। वो वाकई हॉट है, तुम्हारी सारी प्रेडिक्शंस गलत निकली। और थोड़ी देर बाद शी गुआंग भी उस हैंडसम बॉय को देख ही लेती है और वो हैंडसम जीएम और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे रात को वो चोर बोल रही थी। बस उसे देखते ही शी गुआंग की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं और वो जिंजी से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे कैरियर को एक ब्रेक लगने वाली है उड़ान भरने से पहले ही। लेकिन इतने में बेचारी शी गुआंग को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बन गई है
थोड़े दिनों पहले प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास कुछ लोग आए थे और जल्दी जल्दी में उन्होंने एक पेपर पर साइन करा लिए थे। ये सारा कुछ शी गुआंग की एक सीनियर ने चेक किया था, लेकिन उस टाइम पर वो उसके डेस्क पर बैठी थी तो उसी की स्टैंप यूज कर ली थी। अब जब सिग्नेचर्स देखे गए थे और स्टैंप, तो वहां पर शी गुआंग का नाम लिखा हुआ था और बस करंसीज के ओवरलैप होने की वजह से उनके फिगर्स में काफी गड़बड़ हो जाती है। और अब दोनों डिपार्टमेंट्स खड़े हुए थे और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं। शी गुआंग भी वहां पहुंचती है और सबका नजला बेचारी शी गुआंग पर ही गिरता है, क्योंकि नाम तो उसी का ही था। लेकिन उसकी सीनियर चीची फिर भी उसकी साइड लेती है और कहती है कि इसे कोई ब्लेम ना दे, क्योंकि मैंने इसकी स्टैंप यूज की थी। दूसरी तरफ हमें लिन यूसन को दिखाते हैं। वो फैक्ट्री और प्लांट चेक करने के लिए आया हुआ था। वो हर चीज पर गहरी नजर रखे हुए था ताकि वो हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट कर सके। और तो और उन लोगों ने एक और प्लांट को भी स्टार्ट करने का फैसला किया था ताकि अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकें। इतने में यूसन को एक कॉल मिलती है और पता चलता है कि इस तरह से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन वो वहां पर कॉल करके कह देता है कि आप लोग फिक्र ना करें, अब ये न्यूज मेरे तक पहुंची है तो मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगा और जो लोग भी इसमें गलती पर हैं वो मेरे पास पहुंच जाएं। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए शी गुआंग को और चीची को बुलाया गया था। अब वो दोनों बेचारी डरी हुई सहमी हुई बाहर बैठी वेट कर रही थी, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर इस वक्त अंदर यूसन के साथ मीटिंग कर रहा था और उसने तो ऑफ कोर्स सारा का सारा इल्जाम इन्हीं पर ही डालना था। यहाँ पर चीची उसे बताती है कि मिस्टर मू है और ये है प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के हेड। उनकी पर्सनैलिटी को ही देखकर लग रहा था कि वो एक 2 नंबर इंसान है। और वहां से बाहर जाते जाते वो शी गुआंग को काफी डांटते भी हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्या इस तरह के इनकैपेबल लोग आजकल आ रहे हैं। और बस शी गुआंग की उससे तू मैं हो जाती है, जिसके बाद वो उसे धमकी देकर जाता है कि तुम्हारा मैनेजर आज यहाँ पर नहीं है। जैसे ही वो आता है मैं उससे कहूंगा कि इस जैसे एम्प्लॉय को यहाँ से फारिग करो। अब यूसन ने ये सारा कुछ सुन लिया था, वो वहां पर तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर अंदर बुलाकर शी गुआंग से कहने लगता है कि तुमने जो गलती की है उसके बाद तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में टिकना बनता ही नहीं है। उसे लगा था कि मुझे फायर करने वाला है। वो बोलता है कि इसकी सजा ये है कि अब तुम एडमिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दी गई हो। अब वो अपना सामान उठाती और वहां से जा रही थी। एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि मिस्टर मो के साथ इसकी दुश्मनी हो चुकी है और वो दूसरे मैनेजर के साथ मिलकर इसे बहुत बुली करेंगे और शायद इसे निकलवा भी दे। इसीलिए एक तरह से उसने उसे अपने परों तले कर लिया था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जिंजी भी मौजूद थी और उसके साथ ऑफ कोर्स उसका बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला था। यूसन ऊपर से ऐसे प्रिटेंड करता था कि जैसे वो शी गुआंग को जानता भी ना हो, लेकिन मन ही मन में तो उसका बहुत पुराना क्रश था उस पर। अब वो लोग उसे एक टास्क देते हैं और वो ये था कि उसने स्टोर रूम के रिकॉर्ड को एकदम तरतीब से रखना था। ये टास्क काफी मुश्किल और सर को हिला देने वाला होने वाला था, पर फिर भी शी गुआंग कहाँ हार मानने वाली थी। वो पहले ही दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत सी चीजों को अरेंज कर देती है। अब वो अपना काम भी कर रही थी और साथ साथ कुछ सिंगिंग भी कर रही थी कि इतने में यूसन आता है। वो बिना पीछे देखे उसे ऑर्डर कर देती है कि जाओ वो फाइल्स तो लेकर आओ। उसे लगा था कि मेरी फ्रेंड आई है और ये बॉस उसका हुक्म मानते हुए वो फाइल्स लेकर आ जाता है। अब उसके बाद से वो रोजाना वहां पर आया करता था। पूरा 1 हफ्ता वो लड़की ये काम करती थी और यूसन वहां पहुंचकर घंटा घंटा खड़ा होकर कोई रिकॉर्ड चेक किया करता था। और बस इन्हीं सब बातों की वजह से ऑफिस में काफी सारी गॉसिप्स भी फैल गई थी। कुछ लोग ये कहते थे कि यूसन ने उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब से वो रिकॉर्ड रूम में काम कर रही है वो घंटा घंटा जाकर वहाँ रिकॉर्ड चेक करता है। लेकिन शी गुआंग भी इस खुशफहमी में पढ़ तो सकती थी, लेकिन उसने देख लिया था कि वो कौन सा रिकॉर्ड चेक करता है। उसे पता चल गया था कि जिस तरह की चीजें वो आजकल चेक कर रहा है उसके थ्रू उसे मिस्टर मो पर शक है और वो उन्हीं से रिलेटेड सारी परचेजेस को चेक कर रहा था। और वो अपने फ्रेंड्स को भी बताती है कि वो एक बहुत बड़े और नोबल कॉज पर काम कर रहा है और मैं भी उसका हिस्सा बन चुकी हूँ। अब नेक्स्ट डे उसके आने से पहले ही वो रिकॉर्ड जो वो चेक किया करता था वो ईयरली अरेंज करके बैठी हुई थी और उससे कहने लगती है कि इससे आपको और आसानी होगी। और यहाँ पर सारा कुछ अरेंज करते हुए मुझे बहुत कुछ याद भी हो चुका है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है इसकी मेमोरी इतनी अच्छी है और इससे मैं अब तक याद ही नहीं हूँ। अब मन ही मन उसने इस बात को बुरा तो मना ही लिया था, सजा तो बनती थी। अब बॉस सीईओ से ऑर्डर करता है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालो, सारी परचेजेस का, उनके सारे परचेज ऑर्डर भी और कोटेशन भी, प्राइसेस में जो भी डिफरेंस था सबके ऊपर एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करके लाओ। और बस बेचारी के लिए काम बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। उसको तो नींद में भी उन्हीं के ही रेट्स याद आ रहे होते हैं और वो सोचने लगती है कि जितना हैंडसम दिखता है उतना ही खड़ूस है और लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं।
इसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में रखा है या फिर मेरी खिचड़ी बनाने के लिए। फिर भी वो दिल जान लगाकर पूरी मेहनत से वो रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन इस लालच में कि इसके बाद मैं 3 दिन की छुट्टी लूंगी, रिपोर्ट अच्छी लगेगी बॉस को तो जरूर छुट्टी अप्रूव कर देगा। अब वो उसे अपनी रिपोर्ट चेक कराती है। उसने एक बड़ी जबरदस्त स्प्रेडशीट बनाई हुई थी। वो उसकी तारीफ करता है और उसके बाद तुरंत ही वो उसे लीव के लिए एप्लीकेशन देती है। वो बोलता है तुम्हें हुआ क्या है? तो वो कहती है मेरी आजकल थोड़ी तबीयत खराब है, सीजनल फीवर फील हो रहा है। लेकिन वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम में इस तरह की कोई भी सिम्टम्स नहीं है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी रिजेक्टेड। और बस बेचारी मुंह बनाती हुई बाहर आ जाती है। उसकी एक भी नहीं चलने वाली थी। इतने में उन गर्ल्स को एक बात पता चलती है। एक्चुअली वहाँ पर कुछ लग्जरी हॉस्टल्स थे, उनमें जगह खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उनको दूसरे हॉस्टल्स में शिफ्ट किया हुआ था। उन्होंने बहुत अरसे से अप्लाई किया था, लेकिन मिस्टर मो के कुछ रिश्तेदारों को वहाँ जगह दे दी जाती है और उन बेचारियों को साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन ये सुनने के बाद शी गुआंग ने फैसला किया था कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। पर मिस्टर मो एक मैनेजर था, उसके खिलाफ अगर किसी को शिकायत कर सकते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ जीएम ही हो सकता था, जो कि यूसन था। तब वो सारा दिन हिम्मत जुटाती है और फिर उसके बाद यूसन के पास आती है कि मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट और सीक्रेट बात करनी है। वो उसे अपने कमरे में ले आता है और यहाँ पर वो देखती है तो वो कोट उतारता है और व्हाइट शर्ट में वो बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहा था। व्हाइट हमेशा से शी गुआंग का फेवरेट रहा था। इतने में वो बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में उसे बताती है कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारी कंपनी की साख को नुकसान पहुंच सकता है। और बस इतनी बड़ी तमहीद बांधने के बाद अंदर से बात इतनी छोटी सी निकली थी हॉस्टल के कमरे की। पर फिर भी यूसन एक्शन लेता है और फिर उसके बाद उस आदमी को बुलवाता है जो कि अपनी गलती भी एडमिट करता है और उसके बाद मिस्टर मो के लोगों को निकाल कर इन लोगों को जगा देता है। पर फिर भी एक कांड हो चुका था। उस नए वाले हॉस्टल में सिर्फ 2 लोगों का बेड था और यहाँ पर इन दी एंड शी गुआंग अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ सेपरेट होने वाली थी। वो उससे पहले आई हुई थी तो उनको वहां भेज दिया गया था, जबकि शी गुआंग अकेली अपने कमरे में पुराने वाले हॉस्टल में रह चुकी थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ शॉकिंग भी था शी गुआंग के लिए। यूसन ने उसे दबे दबे अल्फाज में एक मैसेज भेजा था। वो उसे कहता है कि तुम अगर कॉमन पर्सन बनने की एक्टिंग कर ही रही हो तो ढंग से करो ना, ये हॉस्टल की शिकायतें लेकर क्यों आ रही हो। इसका मतलब है कि उसे पता था कि नी युआनचंग की बेटी है। अब वो काफी परेशान होती है और रुई को कॉल करती है। उससे कहती है कि मेरा खड़ूस बॉस पता नहीं कैसे जानता है कि मैं मिस्टर नी की बेटी हूँ। और बस जवाब में रुई तो उसे किस्से ही सुनाने लगता है। कहता है कि हो सकता है कि तुम किसी और वजह से उसकी नजरों में आ चुकी हो, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। वो कहने लगती है उल्टा सीधा तो काफी कुछ किया है, लेकिन ये कोई पर्सनल बातें तो नहीं थी। उसने मन में मेरे खिलाफ कोई ग्रूज तो नहीं पाला हुआ ना। अब इसके साथ साथ हमें कुछ और बातें भी पता चलती हैं। एक्चुअली शेंगयुआन कंपनी में बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही थी। यहाँ पर यूसन के ग्रैंडफादर वहाँ के चेयरमैन थे और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स इस कंपनी में काम कर रहे थे और एक पावर की दौड़ लगी हुई थी। हर कोई रस्सी अपनी तरफ खींचने की कोशिशों में था। और इतने में हमें हुआया बैंक का सीन दिखाते हैं। जुआंगशु का बॉस उसे ऑर्डर करता है कि शेंगयुआन कंपनी के प्लांट पर जाओ, उनकी फैक्ट्री का विजिट करो और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लेकर आओ। हमें पहले ऑडिट करना होगा, उसके बाद ही हम इनकी पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। जुआंगशु के आने के बारे में यूसन को भी पता चल जाता है। उसने उसका नाम सुना था और उसे पहचान लिया था कि शी गुआंग का वही क्लासमेट है जो उसके लिए उस दिन आया था सीवी देते हुए। वो बोलता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहूंगा, उसे एडमिन डिपार्टमेंट में भी ना लेकर आना बल्कि सीधे फाइनेंस में लेकर जाना। और साथ ही साथ उसने ये भी तसल्ली कर ली थी कि शी गुआंग उस दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं और ना ही एडमिन डिपार्टमेंट में बल्कि बहुत दूर इन्वेंट्री चेक करने के लिए गई हुई होगी। पर उसी टाइम पर कुछ गर्ल्स गॉसिप्स कर रही थी और यहीं पर एक लड़की ने उसकी एक कोलीग को मैसेज किया था कि आज एक बहुत ही हॉट पर्सन आया है जो कि हुआया बैंक से है और उसका नाम जुआंगशु है। अब यही नाम जैसे ही सुना था शी गुआंग ने तो उसका पहला प्यार ठाठे मारकर दोबारा आ जाता है। वो जोश में उठ खड़ी होती है और ऐसे भागती हुई मेन डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है कि जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन चल रहा हो। वो दौड़ तो बहुत लगाती है, सारे लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे, पर उसका शाहरुख खान तो वहां से निकल चुका था। अब जैसे ही वो होश में आकर मुड़ती है तो पीछे था जालिम समाज और उनको लीड करता हुआ उसका बॉस यूसन, जो उससे कहता है कि ये सब क्या था, कोई शूटिंग चल रही है क्या। अब इस तरह की हरकतें करोगी तो सजा तो मिलेगी, जाओ और पूरे हफ्ते तुमने इन्वेंट्री चेक करनी है, वो भी अकेले। अब इससे बुरी सजा तो बेचारी को और मिल भी नहीं सकती थी। वो सोचने लगती है कि कितना गिरा हुआ, कितना घटिया इंसान है। वहां पर काम करना काफी मुश्किल था, वहां का एटमॉस्फेयर भी हॉट था और इसके साथ साथ उसे कभी ऊपर नीचे जाना पड़ता था, कभी स्टेज पर चढ़ना पड़ता था, भारी चीजें भी उठानी पड़ती थी।
और यही सारा कुछ करते हुए बेचारी को एक दफा चोट लगती है अपने फॉरहेड के ऊपर। उसकी ब्यूटी भी डिस्टर्ब हो गई थी, फिर भी उसे काम करने जाना था। नेक्स्ट डे तो बेचारी सीढ़ियों से ही गिर जाती है। घुटने, पैर, टांगे, एल्बोस, हर जगह उसके चोटों के ही निशान रह गए थे, पर फिर भी उसने इन्वेंट्री क्लियर कर दी थी। अब तो वो बहुत थकी हुई थी और सोचने लगती है कि पूरा वीकेंड सिर्फ और सिर्फ मैं सोऊंगी। पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि हम तो शंघाई जाने का प्लान कर रहे हैं। अब शंघाई का नाम जैसे ही सुनती है तो फिर सोचने लगती है कि सो के क्या करना है, क्यों ना मैं भी सैर करने चलूं। अब नेक्स्ट डे वो सोच रहे थे कि किसी न किसी से फैक्ट्री के बाहर से लिफ्ट ले लेंगे, और लिफ्ट देने वाली गाड़ी कोई और नहीं बल्कि यूसन की ही निकली थी। वो तो एंड टाइम पर भी मुकरने की कोशिश करती है, पर उसकी फ्रेंड्स पकड़ती हैं और उसे यूसन के साथ फ्रंट सीट पर बिठा देती हैं और इशारों इशारों में कहती हैं कि वीकेंड है, बॉस का मूड अच्छा होगा, उससे अपने ताल्लुकात अच्छे कर लो। पर शी गुआंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना अपने बॉस में ना ही उसकी बातों में। वो तो फ्रंट सीट पर बैठी बस सो रही थी। उसकी फ्रेंड्स बताती हैं बॉस को कि एक्चुअली ये पूरा वीक बहुत थक गई थी, इसने इतना काम किया है, देखें इसके सिर पर भी चोट लगी हुई है, और तो और एक दफा ये सीढ़ियों से भी गिर गई थी। अब यूसन को उस पर दया तो आ रही थी, और इसी वजह से वो शहर में एंटर होते हाईवे पर उन्हें छोड़ता नहीं है, बल्कि उसी टेंपल के आगे छोड़ता है जहां पर उन्होंने सैर करने के लिए जाना था। अब शी गुआंग जमाइयां लेती हुई उठती है, और जब देखती है तो बाजू में यूसन बैठा हुआ था। नजरें भी नहीं मिलाती, ना थैंक्स करती है, बस उठकर बाहर भाग जाती है। अब वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी विश मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है, और बस उसने यही विश मांगी थी कि चाहे जो हो जाए मेरा बॉस यहाँ से जाए, चाहे इसकी प्रमोशन हो, डिमोशन हो, या फिर इसे एलियंस ले जाएं, लेकिन ये गायब हो जाए। अब उसकी फ्रेंड्स तो इधर उधर कहीं सैर करने का प्लान बना रही थी, लेकिन शी गुआंग को दूर से जैसे ही हुआया बैंक की बिल्डिंग दिखाई देती है तो वो फैसला करती है कि यहीं जाऊंगी, क्या पता जुआंग शू की एक झलक दिखाई दे जाए। वो उनको बोलती है कि मैं यहाँ पहले भी कई दफा आई हुई हूँ, पता है सबसे बेस्ट खाना कहाँ मिलता है, मेरी तरफ से ट्रीट है। और वो उन्हें उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जो कि हुआया बैंक के बिल्कुल सामने था। उसी टाइम पर उसके बाजू वाली बिल्डिंग में यूसन भी चेयरमैन के साथ मीटिंग कर रहा था, और वो उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करके देता है जिसमें काफी बड़ी धांधली दिखाई दे रही थी, और पता चल रहा था कि उनकी कंपनी में काफी सारे मगरमच्छ काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर। उसके ग्रैंडपा काफी खुश भी होते हैं और इम्प्रेस भी, सोचने लगते हैं कि अभी तो इसे गए हुए थोड़े ही दिन हुए थे, लेकिन मेरा ग्रैंडसन एक नेचुरल प्लेयर है, एक बॉर्न प्लेयर। साथ ही साथ उन्हें दुख भी हो रहा था, बार बार उसके हाथ को देख रहे थे। एक्चुअली इसी हाथ पर चोट लगने की वजह से ही तो वो अपनी सर्जरीज छोड़ के अब बिजनेस में आ चुका था। उधर शी गुआंग अपनी फ्रेंड्स को एक बहुत अच्छी जगह पर खाना खिलाती है। वो हैरान थी कि इतना पैसा कैसे खर्च कर रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो फ्यूचर की हायरस होने वाली है। उसके लिए मनी नो प्रॉब्लम था। वेल इन द एंड ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुमने यूसन कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है मैं करूंगा। एक्चुअली वो इसलिए ये सारा कुछ कर रहे थे ताकि कोई भी यूसन से दुश्मनी ना ले। अब शी गुआंग एक बहाने से अपनी फ्रेंड्स को एक कैफे पे लेकर आती हैं, और यहाँ पर उन्हें केक भी खिला रही थी, और बिल्कुल हुआया बैंक की एंट्रेंस के बाहर ही बैठी हुई थी, बार बार बाहर देख रही थी। इतने में उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि यहाँ पर कोई हॉट गाइस नहीं दिख रहे। ऑफ कोर्स आज सैटरडे जो है, और ये सुनते ही उसे लगता है कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, पूरा हफ्ता काम करके मुझे समझ ही नहीं आई कि आज सैटरडे वाले दिन जुआंग शू यहाँ क्या कर रहा होगा। और इतने में उसकी फ्रेंड्स की बातों से यही मीनिंग निकलता था कि जब तक आप अपनी पसंदीदा चीज को ना देखो तब तक अर्ज नहीं होती। और जुआंग शू वाली बात में भी कुछ ऐसे ही था। इतने अरसे उसे उसकी याद भी नहीं आई थी, लेकिन नाम सुनने के बाद उसे देखने को मन कर रहा था। जुआंग शू भी सैटरडे को एक्स्ट्रा वर्क करते हुए अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था। एक कोलीग भी उसके साथ बैठता है और गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली वो शेंग युआन कंपनी पर ही अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था, पर उसके बॉस का तो कोई मूड नजर नहीं आता था कि वो इस कंपनी को लोन के लिए ग्रीन सिग्नल देना चाहता है। जुआंग शू की उस दिन विजिट करते हुए मुलाकात लिन यूसन से हुई तो नहीं थी, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली वो शेंग युआन कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। और इसके साथ साथ उसका फ्रेंड उसे काफी छेड़ता भी है कि इस कंपनी में तुम ज्यादा इंटरेस्ट इस वजह से तो नहीं ले रहे क्योंकि तुम्हारी बहुत पुरानी फ्रेंड जो यहाँ पर काम करती है। और उसका इशारा रॉन्ग की तरफ था। उसी वक्त उसे रॉन्ग की कॉल आती है और वो तुरंत ही नीचे उसे मिलने के लिए चला जाता है। वो उससे उसी कैफे में बैठकर मिल रहा था जहाँ पर थोड़ी देर पहले शी गुआंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी केक खा रही थी। रॉन्ग और जुआंग शू दोनों अपनी जॉब में और अपनी वर्किंग लाइफ में काफी फिट जा रहे थे। और रॉन्ग उससे कहती है कि मैं जल्दी वापस आ गई हूँ, तुम्हारी मॉम ने कुछ चीजें भी भिजवाई थी और वो होम टाउन से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो बचपन से लेकर अब तक काफी क्लोज थे, नेबर्स थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। यहाँ पर बैठे हुए रॉन्ग अपना फेवरेट केक ऑर्डर करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि थोड़ी ही देर पहले वो
खत्म हो गया है। कुछ गर्ल्स आई थी जो बहुत सारा पार्सल कराकर साथ ले गई हैं और वो कोई और नहीं बल्कि शी गुआंग और उसकी फ्रेंड्स थी जो अपने टीममेट्स के लिए बहुत सारे केक्स वहां से लेकर जा रही थी। अब वहां से वापस जाने का समय आ चुका था। वो लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे किसी टैक्सी के इंतजार में। यहाँ से गुजरते हुए लिन ह्यूसन भी दूसरे रास्ते पर जाते हुए उन्हें देख तो लेता है, पर अब की बार वो रुकता नहीं है। शी गुआंग बार बार हुआया बैंक की बिल्डिंग को देखे जा रही थी और फिर सोचने लगती है कि शंघाई कितना बड़ा शहर है, यहाँ पर इत्तेफाकन आपका किसी से आमना सामना हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और बस फिर यही सपना अपने दिल में सजाया कि कहीं मुझे ज़ुआंगशु नजर आ ही जाता तो अच्छा था। वो वापसी के रास्ते पर चल पड़ती है। यूसन ने उन लोगों को इसलिए भी लिफ्ट नहीं दी थी क्योंकि अभी वो डॉक्टर से विजिट करने के लिए जा रहा था। वो चाहता था कि उसका हैंड दोबारा से रिकवर हो जाए और वो पहले की तरह सर्जरीज कर सके, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी, तुम्हारी नॉर्मल एवरीडे लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है लेकिन फिर भी तुम सर्जरी वाला नाइफ नहीं उठा सकते। अब वहां से वापस जाते हुए वो देखता है तो सड़क पार करते टाइम एक लेडी एक मोटरसाइकिल से टकराने वाली थी, तो वो जाता है और उस आंटी की सुरक्षा करता है और बस इसी वजह से उसे भी काफी चोट लग गई थी। ये बात ऑफिस में उनके एक बॉस आकर सबको बताते हैं। शी गुआंग जैसे ही ये सुनती है तो उसे तुरंत ही यही लगने लगता है कि मैंने टेंपल में जाकर यही तो विश मांगी थी कि उसके साथ कुछ हो जाए। बस मेरी विश पूरी हो गई है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी विश इस तरह से पूरी हो। और बस उसे ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं गिल्टी फील होने लगता है। उसने उसे बद्दुआ जो दी थी, तो बॉस कहता है कि कौन होगा जो जाएगा हफ्ते में 1-2 दफा उसे फाइल्स डिलीवर करने के लिए। और इस बात के लिए तुरंत ही शी गुआंग यस कर देती है और कहने लगती है कि मैंने पहले बहुत सारे कांड किए हुए हैं और मैं अब बॉस की नजर में थोड़ा अच्छा बनना चाहती हूँ। अब वो फाइल्स लेकर उसके घर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी एक मेड थी जिसका नाम मिस चंद था। वो बहुत अच्छे से उसे वेलकम करती है और फिर यूसन के कमरे में ले जाती है। यूसन उस टाइम पर अपने स्टडी में था। वो जाकर उसे फाइल्स डिलीवर करती है, उसका हालचाल पूछती है और फिर बाहर वेट करने के लिए बैठ जाती है। उसे लगा था कि बस हफ्ते में 1-आधी दफा जाना होगा, लेकिन वो तो उसे अगले ही दिन दोबारा बुला लेता है। वो नेक्स्ट डे फिर उसके घर ही पहुंची हुई थी। यहाँ पर मिस चन उसके साथ बैठकर बातें करती है और कहने लगती है कि मुझे भी बहुत अफसोस है और जो भी यूसन को जानता है सबको पता है कि वो कितना डेडिकेटेड और इतना ब्रिलियंट डॉक्टर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब उसके बाद वो वहीं पर ही टहलने लगती है और झांकते झांकते उसकी विंडो में ही देखने लगती है और पकड़ी जाती है। यूसन उसे अपने पास बुला लेता है, कहता है कि मेरी केयर टेकर तो कल छुट्टी पर जा रही है, तो तुम यूँ करो मेरे घर की एक की लेती जाओ और फिर से तुमने कल आना है कुछ फाइल्स को डिलीवर करने के लिए। ऑफ कोर्स मैं तो नहीं आऊंगा दरवाजा खोलने, तो की तुम्हें रखनी पड़ेगी। उधर ऑफिस में भी बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे थे, कहने लगते हैं कि यूसन तुम्हें रोज रोज क्यों ऑफिस में बुला रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं था। शी गुआंग आज फिर वहां जाती है और फिर उसकी अच्छे से सेवा कर रही थी। उसके लिए पानी लेकर आती है, उसका हालचाल पूछती है, उसके लिए खाना बनाने को भी पूछती है। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या गिल्टी फील हो रहा है, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो कि जैसे मेरे एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती थी। अब वो क्या बोलती कि बॉस मैंने टेंपल में जाकर स्पेशल आपके लिए एक बद्दुआ दी थी और वो भी ऊंचे लेवल की। वो तो चुप कर जाती है, लेकिन यहाँ पर यूसन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। वो उससे कहने लगता है कि ये मेरा दूसरा एक्सीडेंट था, एक पहला हुआ था जिसने मेरा कैरियर खत्म कर दिया था। क्या मेरे एक्सीडेंट का सुनकर तुम्हें कोई पुरानी भूली बिसरी यादें तो नहीं आ रही? उसका इशारा था इन दोनों की डेट की तरफ, लेकिन इस बारे में शी गुआंग तो जैसे जानती ही नहीं थी। वो जिस तरह से एकदम ब्लैंक रिएक्ट करती थी, ये देखकर यूसन को भी गुस्सा आ जाता था। उससे कहता है कि यहीं छोड़ती जाओ और अब तुम्हें यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली जब यूसन को ब्लाइंड डेट का बोला गया था तो उस टाइम पर उसे मिस्टर नी की बेटी का कहा था और उसे तो इसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो सीक्रेट क्रश रखता था इस पर, लेकिन साथ ही साथ उसके कजन ने ये भी कहा था कि उस लड़की ने तुम्हें देखा है, मिस्टर नी की बेटी ने, और वो तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है। अब उसे लगता था कि मैं इसी से ही तो मिलने ब्लाइंड डेट के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे इसे मेरे एक्सीडेंट का पता चला इसने मुड़कर मेरी खबर भी ना ली। ये भी नहीं देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा हाल चाल ही पूछ लेती। और अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे मैं उसके लिए कोई स्ट्रेंजर हूँ। वेल अब जैसे ही शी गुआंग वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर मो को इंटरनल ऑडिट टीम ने पकड़ लिया है। उसने काफी सारी धांधली की थी और किकबैक्स ली थी। शायद अब उसका ठिकाना जेल ही रहेगा। अब वो सारी फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं और पार्टी भी करती हैं, क्योंकि मिस्टर मो ने उन लोगों को तंग करने की काफी कोशिश की हुई थी।
यहाँ पर शी गुआंग सोचने लगती कि ये सारा कुछ यूसन की वजह से ही पॉसिबल हुआ होगा, क्योंकि अक्सर आकर स्टोर रूम में सारा पुराना डाटा चेक करता था। अब 10 दिन बाद यूसन बिल्कुल ठीक ठाक होकर वापस आ जाता है, लेकिन अब की बार वो शी गुआंग को बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करता था कि जैसे उसे जानता ही ना हो। उसे कभी कोई काम नहीं देता था, बल्कि दूसरों को दे दिया करता था। वो तो अक्सर फारिग रह रह कर ही तंग आ गई थी। एक दो दफा तो इधर उधर की खबरें देख रही थी, वो उसे देखता भी है फिर भी इग्नोर कर जाता है। शी गुआंग को काफी ऑड लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, ओवर टाइम ना करना किसको पसंद नहीं आएगा। उधर हमें जुआंग शू के बॉस को दिखाते हैं। वो उससे कहने लगता है कि तुमने इनकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर इतनी अच्छी रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर करके दी है? तुम क्या चाहते हो कि इनको इनकी पेमेंट मिल जाए बहुत आसानी से? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। एक्चुअली जुआंग शू का बॉस कंपनी में कुछ ऐसे लोगों के साथ लिंक्ड था जो कि इनके सेकंड प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन के खिलाफ थे, और इसीलिए वो लोग अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे थे और रुकावट डालने की कोशिशों में थे ताकि इन्हें नेक्स्ट पेमेंट मिले ही ना। जुआंग शू को ये ऑफर भी मिलती है कि अगर वो उनकी पसंद की रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो उसे इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में भेज दिया जाएगा, जहाँ की सैलरी काफी ऊंची है। जुआंग शू से एक दिन उसका भाई फे बातें करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी लव लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? रॉन्ग बहुत अच्छी लड़की है, अब तक तो तुम लोगों को ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन जुआंग शू कहता है कि लड़की तो एक बहुत अच्छी थी ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे काफी देर हो गई है। अब ऐसा लग रहा था कि वो पछता रहा है शी गुआंग को नो करके। उधर हमें शी गुआंग को दिखाते हैं। वो जिंजी के पास आती है उसके वाली बिल्डिंग में, लेकिन जिंजी के पास उस वक्त डोर की कीज नहीं थी। उसकी रूममेट भी कहीं बाहर थी, तो वो लोग सोचते हैं कि अंदर कैसे जाएं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं बैल्कनी के थ्रू जा सकती हूँ और मुझे हर तरह की चीजों पर, पेड़ों पर चढ़ना आता है। मैं कंट्री साइड में तो बड़ी हुई थी अपनी दादी के पास, और बस वो बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ रही थी, दूसरे टेरेस पर कूद रही वाली थी कि इतने में नीचे से यूसन और उसकी फ्रेंड गुजर रही थी। उसकी फ्रेंड ये सीन देखकर इतनी जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पर शी गुआंग स्टार्टल हो गई थी और बस उसका हाथ फिसल जाता है। वो पेड़ के ऊपर गिरती है और उसके बाद नीचे गिरने ही वाली थी बहुत बुरी तरह से कि यूसन आगे बढ़ता है और उसे एक हाथ से कैच कर लेता है। बेचारा खुद जमीन पर गिर गया था, लेकिन उस पर आंच भी नहीं आने दी थी। फिर भी वो काफी ऊंचाई से गिरी थी। उसे कोई सीरियस डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। वो ऐसे टाइम पर उसकी पूरी केयर करता है। उसे तुरंत ही एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाता है और साथ ही साथ डॉक्टर से भी कनेक्टेड था। वो टाइम पर उसे फर्स्ट एड भी देता है, जिसके बाद उसे वॉमिट आ गई थी और वो उसने की थी सीधी यूसन के ऊपर, पर फिर भी उसने जरा भी बुरा नहीं मनाया था। इन दी एंड जैसे ही वो होश में आती है तो वो अपने पास यूसन को बैठे हुए देखती है। वो उसे बहुत प्यार से आकर पानी पिलाता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है। बाद में थोड़ा डांटता भी है कि ये क्या हरकत थी, तुम कैसे काम कर रही थी बंदरों वाले, तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। उसने ये बात काफी गुस्से से बोल दी थी। इस पर जो बेचारी पहले ही बीमार थी और अभी होश में आई थी, उसका तो रोना ही निकल जाता है। वो ऊंचा ऊंचा रोती है और कहती है कि सारा कुछ तुम्हारी फ्रेंड की वजह से हुआ है, उसी ने ही मुझे चिल्लाकर स्टार्टल किया था, और तुम्हारे साथ वो ना होती तो आज मैं इस तरह से हॉस्पिटल बेड पर न पड़ी हुई होती। और बस एक्सीडेंट के बाद तो जैसे बेचारी में हिम्मत ही आ गई थी। वो अपना अगला पिछला सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारी मेरे डैड के साथ कोई दुश्मनी चल रही है? क्या हमारी फैमिलीज आपस में एनिमीज हैं जो तुम सारा बदला मुझसे ले रहे हो? तुम मुझसे ओवर टाइम कराते हो, मुझे छोटी छोटी बातों पर सजा देते हो, इतनी सारी इन्वेंट्री का काम कराया, मुझे बहुत सारी चोटें मिली, क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह बिहेव करना चाहिए? मैंने ऐसा क्या कर दिया था? वो जवाब में उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे डैड और मेरी फैमिली बहुत अच्छी टर्म्स पर हैं और तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हर्ट होती हो, कोई और नहीं है जो हर्ट हो सकता है। ये बात उसने बहुत डीप की थी और शी गुआंग को समझ भी नहीं आ रही थी कि किस बात पर मुझसे हर्ट हो गया है। इसके साथ ही उसे अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है। वो बहुत ही भयंकर था। जब वो होश में आया था तो उसका लेफ्ट आर्म आम इंसान के लिए तो ठीक काम कर रहा था, लेकिन उसका पैशन, उसका कैरियर उसे छीन चुका था। ये वो पॉइंट था जो उसका अब तक का लाइफ का लोएस्ट आया था, और इस पॉइंट पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस लड़की के लिए वो इतने जोश से उससे खुशी खुशी मिलने के लिए जा रहा है, वो एटलीस्ट एक दफा उसे देखने के लिए तो आएगी। लेकिन शी गुआंग तो ऐसे अनजान हुई थी, मुड़कर उसे देखा भी नहीं था और इतने सालों में आज तक उसकी कोई खबर नहीं ली थी। ये बात उसे हर्ट कर गई थी, इतना हर्ट कि जितनी कोई सुपरफिशियल पेन नहीं करती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आती हैं जो उसे बताती हैं कि कल तुमने डॉक्टर यूसन को देखना था। पहली दफा उनके अंदर का डॉक्टर जाग उठा था, और तो और उन्होंने एक हीरो की तरह से आगे बढ़कर तुम्हें संभाला था। पता है, उनके लेफ्ट आर्म में एक्सीडेंट की वजह से चोट थी, अब तो और भी हालत खराब हो गई होगी।
वो सब बताती है कि उन्होंने किस तरह से तुम्हें फर्स्ट एड दी, तुम्हारी केयर की और तुम्हारी वजह से अपने उस फ्रेंड को भी बहुत बुरी तरह से डांटा था। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने तो उसके ऊपर वॉमिट भी कर दी थी और उसने जरा भी हेजिटेशन नहीं की। ये सुनने के बाद शी गुआंग बहुत शर्मिंदा होती है। उसे लगता है कि रियल विलन तो वो थी, यूसन तो इसकी सारा टाइम केयर करता रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने उसके लिए एक लंच बॉक्स भी प्रिपेयर किया हुआ था। अब वो काफी शर्मिंदा होती है और उसके बाद उसे मैसेज करती है कि कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और फिर उसके बाद वो सो जाती है। जैसे ही सो कर उठती है तो वो उसे मैसेज कर चुका था कि मैं जल्दी तुम्हें देखने के लिए आ रहा हूँ। वो उठती है, खुद को कुछ ठीक करती, उससे पहले ही वो उसके कमरे में एंटर हो चुका था। वो उससे कहता है कि हमारे बीच रिलेशनशिप काफी खराब रहा है, लेकिन अब मैं हर चीज को क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत कुछ है जो तुम भूल जाओ, काफी कुछ तो भूल भी चुकी हो, और जो बुरा बर्ताव मैंने तुमसे किया था मैं हर चीज क्लियर करना चाहता हूँ। क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों का रोना बहुत बुरा लगता है। मतलब कि इनडायरेक्टली वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। अब डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम्हारा सीटी स्कैन भी होगा, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी और उसके थोड़े दिनों बाद तक भी तुम्हें यहीं रखा जाएगा। हम तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो डॉक्टर यूसन का काफी अच्छा फ्रेंड था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, जाओ और इसके साथ अच्छे से बातें करो, इसके साथ समय बिताओ, इसकी सेवा करो, इसका दिल जीत लो। लेकिन ये सारा कुछ करने में यूसन बहुत ही शर्मीला था। वो आता तो था, बार बार आता था उसे देखने के लिए, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके लिए खाना भी लेकर आता था। लेकिन कहता था कि तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ला रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। और फिर ये भी झूठ बोल देता था कि यहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि सर्जिकल चीजों पर मुझसे असिस्टेंस लेना चाहते हैं, और मैं आजकल अपनी एनुअल लीव पर हूँ, तो यहीं पर बहुत अच्छा समय उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके। और वो लोग घंटों घंटों अक्सर उसी के ही कमरे में बैठे होते थे, और कोई ना कोई आता था और यूसन से उसका मशवरा ले रहा होता था। वो बहुत ही ब्रिलियंट और जीनियस डॉक्टर था। इस बात का अंदाजा तो शी गुआंग को भी हो चुका था, और ये भी पता चल गया था कि डॉक्टर था तो कितना खुश था। ये काम करते हुए से जो खुशी होती है वो कभी भी ऑफिस में नजर नहीं आई थी। अब ये सारी बातें जब वो जिंजी को बताती थी तो जिंजी को तो यही लगता था कि कहीं बॉस तुम्हारे लिए फॉल तो नहीं कर चुका। लेकिन इन बातों पर शी गुआंग लगता है कि कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात का उल्टा ही मतलब निकाल लेती थी। अब एक दफा वो बैठी थी और अपने मोबाइल पर कोई गेम खेल रही होती है। यूसन उसके पास आता है। वो अपना लेवल क्लियर करने में इतनी बिजी थी कि उसे इंतजार करने का बोलती है, और पता ही नहीं चलता कि वो कब उठकर वहां से चला गया था। वो उसे सॉरी कहती और कहती है कि मैं अपने ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज करा रही थी। और फिर नेक्स्ट डे वो उसके लिए कुछ फाइल्स लेकर आता है और उससे कहता है कि अगर ब्रेन की एक्सरसाइज करानी है तो इसके थ्रू कराओ, इसमें तुम्हारे ब्रेन का जो हिस्सा काम करेगा वो इसे एक्टिव कर देगा। लेकिन इस तरह की वीडियो गेम्स खेलकर तुम अपने ब्रेन को थका रही हो एक एक्सीडेंट के बाद। बिलीव मी, मैं एक न्यूरोसर्जन रहा हूँ, मुझे सारा कुछ पता है। और फिर उसके बाद उसे वो फाइल्स देकर काम पर लगा देता है और उससे फोन लेकर खुद उसकी गेम का लेवल क्लियर करने पर लग जाता है। लेकिन ये गेम वो आसानी से क्लियर कर तो सकता था, लेकिन फिर भी उसके एक हाथ की ग्रिप अच्छे से काम नहीं कर रही थी, और अपने हाथ की ये हालत देखकर उसे बार बार बहुत अफसोस होता है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।